Hello and welcome to the Statesman Talk. I'm Ananya Dasgupta. On this episode, we're joined by Mahua Machi. She's a member of parliament from the Jharkhand Mukti Morcha. She belongs to the Rajya Sabha. Thank you very much for joining us on the Statesman Talk this evening. मैं सवाल इंग्लिश में पूछूंगी, आप प्लीज़ हिंदी में जवाब दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. We will start, of course, with this topic that everybody is talking about across the country, which is the resignation of Jagdeep Dhankar as the Vice President of India. आपने कहा है you found that very shocking. Why is it so? Because you've been spending those days in Parliament. That day also, I believe you were in the House in Rajya Sabha. Did you find everything to be normal that day? सिर्फ मैं ही शॉक्ड नहीं थी. बहुत सारे ऐसे एमपीज़ जो पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं, सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे. कोई यकीन नहीं करना चाह रहा था कि इस तरह से अचानक वो इस तरह से रिज़ाइन कर सकते हैं. क्योंकि सुबह में हाउस में आए और बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने सबको विश किया जो जिनका बर्थडे था. जैसे उस दिन एलओपी मिस्टर खड़गे का भी बर्थडे था, उनको विश किया. संगीता जी को विश किया उस दिन. लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को विश किया. और भी कई तरह के जो अभी जिनका नॉमिनेशन हुआ है उनको उनका भी नाम लिया, उनको शपथ दिलाया. इतना कुछ करने के बाद फिर कई मीटिंग्स उनके थे. और जैसा कि कह रहे हैं कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने नेक्स्ट डे शायद 12:30 या 1 बजे के लिए फ़िक्स की थी. शाम तक किसी को भनक नहीं लगने दिया और अचानक से उनका इस तरह से आना, ट्वीट करना कि वो हेल्थ उनका अच्छा नहीं है, इसी कारण से ये किसी को समझ में नहीं आ रहा. उस दिन आपको कुछ लगा था when you were in Rajya Sabha? Did you feel that maybe he's not unwell? नहीं, बिल्कुल वो फिट थे. बल्कि इसके पहले वाले सेशन में वो बीमार पड़े थे, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे. उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, शायद स्टेंट वगैरह लगा था. उसके बाद वो तुरंत फिर वापस आ गए. उसी सेशन में उन्होंने हाउस कंप्लीट होने तक फिर वो रहे. तो जब इतना बीमार होने के बाद, हार्ट का प्रॉब्लम होने के बाद वो वापस आए. और अभी अगर वो बीमार होते तो निश्चित रूप से वो घर पे रहते, या कोई एक दिन भी तो वेट करता है. अगर शाम तक वो हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो इतने अधिक बीमार हैं कि वो आ ही नहीं सकते हैं. तो ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है. I think you also spoke about the timing of the announcement because the monsoon session of Parliament had just begun. Maybe, the session could have been over, after which the resignation could have been announced. Is that something that you think could have been done? हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं. सब कुछ बहुत सस्पिशियस है. और अभी पार्लियामेंट में दिन भर यही चर्चा हो रही है. चूँकि वॉकआउट करके सब लोग हम लोग कहीं बैठ रहे हैं कैंटीन में, तो उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग, लोकसभा राज्यसभा के लोग, सभी सांसद एक साथ बैठ रहे हैं. तो तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं. सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. जिनको जो डाउट है कि किस किस कारण से हो सकता है, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है. और ऊपर से नेक्स्ट कौन, इस पर भी बात हो रही है कि नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होंगे. इंडिया अलायंस की तरफ से नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होगा? अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है. कई लोग अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे हैं. कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि हम लोग आपको चुनेंगे. इस तरह से हंसी मजाक का भी माहौल बन गया है अब. आपने मेंशन किया है कि you've walked out of parliament, you've been protesting over the electoral roll revision in Bihar. Yes. We've heard from the election commission now, which has said that 52 lakh names have been removed. 18 lakhs among that are reported dead. 26 lakh voters have shifted to different constituencies and 7 lakh are enrolled at 2 different places, which is why those names have been removed. They've also assured that genuine voters will be included in the electoral rolls. Is that assurance not good enough? अगर सब कुछ इतना क्लियर और क्लीन होता तो आपको पता होगा कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, अब तो उन्होंने जब सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, बीएलओ क्या कर रहे हैं और जो वोटर्स हैं उनके साथ क्या हुआ, उसको दिखाया, बातचीत की, तो उन पर एफआईआर तक कर दिया गया. तो अगर कोई सच्चाई को सामने ला रहा है तो उनको तो और बुला के इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए था कि धन्यवाद देना चाहिए था कि आपने सच्चाई को सामने लाया, हमें पता नहीं था. लेकिन उसके बजाय उन पर एक्शन लेना, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है. और आप सभी जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में हैं, जैसे दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, हमारे झारखंड में भी बहुत सारे लोग हैं. तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए
और वो लोग अभी आए नहीं, कुछ नहीं, उनके बारे में अपने से खुद निर्णय ले लेना इलेक्शन कमीशन का कि वो लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, ये कहीं से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसी की मांग किया जा रहा है कि इसको इलेक्शन कमीशन अपनी उनकी जो एक छवि है, जैसे टीएन सेशन के समय में सब लोग टीएन सेशन का नाम ले रहे हैं कि उनके समय में जो विश्वसनीयता थी इलेक्शन कमीशन पर, उस विश्वसनीयता को कायम करना चाहिए। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा उन पर अभी संदेह कर रहे हैं कि कहीं वो सरकार से तो मिली भी नहीं है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसको क्लियर कर देना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। और रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर 267 के नोटिसेस हो रहे हैं कि उस पर चर्चा हो, अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुआ, इसीलिए हाउस बाधित But हो रहा है। if the house functions only, then there can be a discussion in the house. चर्चा तभी हो सकती है. हो सकती है। So एक्चुअली इसमें कारण ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर बिहार के मामले में सब लोग एकजुट नहीं होंगे, चुप हो जाएंगे, तो कल वो साउथ के किसी स्टेट में हो सकता है, वो झारखंड में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है। इसलिए विपक्षी पार्टियां इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और वो सब लोग एकजुट हो गए हैं और सब चाहते हैं कि इस पर कोई निर्णय हो जाए। वैसे 28 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ निर्णय आने वाला है, उस दिन का भी लोग वेट कर रहे हैं कि उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। the other issue that you want to raise in this particular session of parliament is the Pahalgam terror attack, and you have been asking for accountability. I think Hemant Soren, Jharkhand Chief Minister, has also spoken about that, that you demand accountability from the government. We've heard now from Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, who has said that the government has agreed to a 16-hour discussion on Operation Sindoor. He's in fact accusing the opposition of not allowing the House to function. How do you respond to that? देखिए, इसमें ऐसा है कि कई बार डिस्कशन होने के बाद भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, सिर्फ डिस्कशन होकर ही रह जाता है। हम लोग चाहते हैं कि सॉलिड कुछ एक्शन उसमें हो। जैसे ये एक चुनाव था एमपी का, इलेक्शन के ठीक पहले वहाँ जो पुलवामा की घटना हो गई, उसके बाद आप देखिए ये पहलगाम मामला। आज वहाँ हमारी पार्लियामेंट में एक हमारी सीनियर एमपी हैं जो बता रही थी कि लुटियंस में इतना ज़्यादा जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है, एमपीज़ के भी गाड़ी रोक दिए जाते हैं। तो वो उन्होंने झल्ला के इनसे कहा, क्योंकि एक ट्रैफिक पुलिस को कहा कि आप यहाँ पे जब एचएम की गाड़ी जा रही है तो पूरे काफिले के लिए आप हमें इतनी देर रोक रहे हैं, आप पहलगाम में क्या कर रहे थे, वहाँ की सिक्योरिटी का क्या था। तो यहाँ पे उनको यहाँ आने में डर लग रहा है तो वहाँ के लोगों को डर लगेगा। तो ये है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। सतपाल मलिक जी ने जो खुलासे किए थे उसको लेकर भी कई लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इलेक्शन के पहले इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार क्या कर रही है, उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए। Right, you have valid questions that you want to raise, but if you allow the House to function, can the government then place its point of view on the floor of the House? Will you allow the House to function? यस, हम लोग तो चाहते हैं कि हाउस चले, हर बार चाहते हैं। कभी मणिपुर मुद्दे पर हम लोग बहस चाह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर उस पर बात करें, लेकिन उस समय उन्होंने बात भी नहीं की। वो ना तो मणिपुर गए, हम लोग अपोजिशन के हम लोग गए थे, काफ़ी लोग वहाँ पे जाके सब कुछ देखा। बहुत बार हमने कहा लेकिन वो लोग नहीं गए। उस समय महिला बाल विकास विभाग की स्मृति ईरानी जी थी, उनसे भी कहा गया कि आप हर मुद्दे पे बोलती हैं। नेशनल वीमेंस कमीशन को बोला गया, ये लोग कोई नहीं गए उस समय। तो उस मुद्दे पे उस समय हाउस बाधित रहा, लेकिन उस बाधित होने के चक्कर में उस समय कई इंपॉर्टेंट बिल्स उन्होंने पारित करा लिया बीजेडी के मदद से, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, न्याय संहिता के जो आईपीसी में जो चेंजेस आए, तो उसका भी कई बार विपक्ष को नुकसान होता है कि उनके एब्सेंस में कई इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो जाते हैं। लेकिन इस बार वैसा बात नहीं है, क्योंकि इस बार खुद चेयरमैन सर नहीं हैं और वो अभी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो इसलिए अभी बिल भी पास नहीं हो रहा है। 0 आवर किसी तरह से 1-2 हुआ, लेकिन क्वेश्चन आवर भी नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष का साथ दे और हाउस अच्छे से चले, क्योंकि सब लोग तैयारी करके आते हैं और सब चाहते हैं कि उनके स्टेट के जो मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाए। Okay, so we should look forward to a parliament that functions in the next few days. You spoke about states. Let's talk about your state of Jharkhand. You have said that the center is giving a stepmotherly treatment to Jharkhand. आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए कहा कि कई मुद्दों पर आप देखें कि झारखंड में बहुत मिनरल्स हैं, तो उस मायने में झारखंड को इस देश का सबसे रिच स्टेट होना चाहिए था, बट वो पीछे से वो पिछड़े राज्यों में 3rd पोजीशन पे है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि इसको नंबर 1 बनाना। तो
अब कोयले की जो रॉयल्टी है, कोल वहाँ से लेते हैं, सारे कोल जितनी कंपनियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो वो 1,36,000 करोड़ का बकाया है, जो कि बार बार स्टेट गवर्नमेंट मांग कर रही है, अभी तक उनको नहीं दिया गया है। जीएसटी के मामले में भी कभी भी टाइम से वो आता नहीं है। और बाकी स्टेट से तुलना करेंगे तो कई मायने में झारखंड को कम बजट दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में क्या है कि झारखंड में अडानी पावर प्लांट है जो बांग्लादेश को बिजली बेचते हैं। जब झारखंड में बीजेपी का गवर्नमेंट था उस समय जो MOU साइन हुआ था उनको देने का, उसके हिसाब से ऐसे भी कहीं भी अगर कोई प्लांट है तो 25% इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को देना चाहिए। झारखंड में जब हमारी सरकार बनी अपोजिशन की तो उस समय ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि पिछली सरकार जो भाजपा की सरकार थी उस समय भी बहुत बकाया हो गया था। तो DVC ने पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया। अब झारखंड अंधेरे में आ गया। तो उस समय हमारे CM ने बहुत कोशिश की कि अडानी पावर प्लांट से बिजली लेने का, लेकिन वहाँ बोले कि मैं MOU में ये नहीं है कि यही इसी प्लांट से देना है। आप पानी लेंगे झारखंड का, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का, मैन पावर वहाँ का, और आप वहाँ नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि आप मेरे दूसरे प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लाओ। तो जहाँ रिक्शा में 10 रुपये का खर्च आता है वहाँ आपको 1,000 रुपये खर्च करके दूसरी जगह से आना है। तो इस तरह से कई कारगुजारियाँ केंद्र ने हमारे स्टेट के साथ की हैं, और वो नहीं चाहती कि हमारी सरकार जो वहाँ चूँकि विपक्ष की सरकार है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो ज़्यादा काम कर पाए। इसलिए हमने कहा कि एक तरह से देखा जाए तो सौतेला व्यवहार केंद्र कर रही है। हाँ, आपने कहा विपक्ष की सरकार है और यू हैव अ गवर्नमेंट इन झारखंड नाउ विथ योर एलाइज व्हिच इंक्लूड्स द कांग्रेस पार्टी। हाउ इज दिस अलायंस holding up? Because there are some reports or some buzz at least that suggests that there is a slight possibility of parting ways with the Congress. ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फुल मेजोरिटी में हमारी सरकार बनी है और JMM और कांग्रेस मिलके बहुत अच्छे तरह से, RJD भी उसमें है, अच्छे सीट्स लाए हैं और बहुत अच्छे तालमेल के साथ सरकार चल रही है। अब मिनिस्ट्री को लेकर देखिए, कभी कभी सबके मन में रहता है कि हमें ये मिनिस्ट्री मिले, वो फाइनेंस कांग्रेस के पास है, तो मेन बहुत सारे विभाग कांग्रेस को दिए गए हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से सरकार बनी है। इसको लेकर भी कांग्रेस में खुशी है, क्योंकि दूसरी स्टेट्स में कांग्रेस कई जगह उनको सीट से हाथ धोना पड़ा, लेकिन झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार बनी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वहाँ पर तो घुसपैठ करके बहुत कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से कि लोगों को बरगलाया जाए। अभी जैसे आपको रोहिंग्या की बात की जा रही है, उसी तरह से झारखंड में भी बोला गया था कि यहाँ घुसपैठियों को शह दे रही है ये सरकार, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो मैंने इस पर बोला था कि एक तो झारखंड के साथ कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ नहीं है कि वहाँ से किसी को हम लोग डायरेक्ट बुलाए, या तो आप असम से बुला रहे हैं या कहीं से बुला रहे हैं। तो असम की जो CM है वो झारखंड में आके ये बात कर रहे हैं। उनको तो पहले अपने स्टेट को देखना चाहिए कि वहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर सुरक्षित है या नहीं। और दूसरी बात, इंटरनेशनल बॉर्डर से अपनी कंट्री को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार अगर खुद कह रही है, मतलब केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है, तो भाजपा वाले जब खुद कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ हो रहा है, तो ये किसकी नाकामयाबी है? स्टेट गवर्नमेंट की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है? ये बात मैंने कही कि आपकी नाकामयाबी है तो आप रिज़ाइन करो ना, स्टेट को क्यों आप दोष दे रहे हो? उसमें एक और पॉइंट मैंने बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड बना दिया, तो आधार कार्ड तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अगर आपको लग रहा है तो आपके पन्ना कमेटी के लोग, आपके इतने सारे सांसद, इतने विधायक, इतने लोग झारखंड में और संताल परगना में हैं जहाँ के बारे में आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आए हैं, तो उनको भेजिए उनके घर में जिनको लग रहा है कि ये घुसपैठिए हैं। जैसे कि सीमा हैदर बाहर से आई थी पाकिस्तान से, पूरा देश उसका चेहरा जान गया कि वो है कहाँ है, सब जानते हैं। तो अगर इतने सारे घुसपैठिए अगर झारखंड में हैं, तो आपके पन्ना कमेटी के लोग, आपकी कमेटी के लोग, आपके मिनिस्टर्स, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सांसद वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं उनके घर जाते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं और उसको सार्वजनिक करते हैं, ताकि केंद्र सरकार उनके आधार कार्ड की जांच कर ले कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, वो कहाँ का राशन कार्ड है, तुरंत पता चल जाएगा। ये भी नहीं करते, आप झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। और सेम चीज़ अभी बिहार के लिए कह रहे हैं कि वहाँ रोहिंग्या है। आधार कार्ड तो आपके अंडर में है ना भाई, आप जांच कीजिए ना, किसी मतलब आप रैंडम आप उठा लीजिए कुछ सैंपल, आप 100 लोगों का उठा लीजिए और जांच कीजिए कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तुरंत पता चल जाएगा। ये हवाई जनता को बरगलाना भाजपा का काम है। Well fielded, very well fielded that question. And talking about fielding, we'll come to cricket because Jharkhand, of course, is known for sports and minerals. And of course, Dhoni. I believe now that the state government is seeking Dhoni's support for promoting sports and tourism. Could you tell us a little bit? देखिए, धोनी की स्कूलिंग भी झारखंड में, रांची में हुई है और इनफैक्ट हमारे घर से एकदम बगल में ही है वो। अच्छा।
तो जो उनकी, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बना है वहाँ पर, JSC स्टेडियम, वो भी धोनी वहीं पर अभी भी जाते हैं तो एक्सरसाइज वहीं करते हैं, वहीं के जिम में। तो धोनी एक आइकॉन है झारखंड के लिए। एक बार मुझे याद है जब वो JSC स्टेडियम का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें एक कंट्री क्रिकेट क्लब खुला है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो जो धोनी ही चीफ गेस्ट थे। मैं वहीं बैठी थी, मैं उस समय ये विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन थी झारखंड की, तो मैं वहीं बैठी थी। तो जो धोनी ने एक कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि पहले जब मैं इंटरनेशनल मैच खेलने जाता था पाकिस्तान या कहीं भी, बने किसी दूर दूर के, पाकिस्तान नहीं सॉरी, किसी दूसरे कंट्री में जाते थे, तो मुझसे कोई पूछता था कि आप कहाँ से हो, तो मैं कहता था रांची। तो लोग कहते थे ओके कराची। तो ये 3-4 बार उनके साथ हुआ, जहाँ भी जाते रांची कहते थे तो लोग कहते थे कराची। हाँ। ओके कराची, क्योंकि नाम नहीं जानते थे। नाम नहीं जानते थे रांची क्या है। तो लेकिन अब उन्होंने कहा कि कंट्री क्रिकेट क्लब और JSC स्टेडियम की वजह से अब लोग जान गए हैं, कि जान जाएंगे। उस समय कहा था कि रांची भी एक झारखंड का एक राजधानी है, रांची के बारे में लोग जानेंगे। इसलिए धोनी से एक तरह से रांची की पहचान है। हालांकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं या ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। हॉकी में खास तौर पर सुमराय टेटे, जानू हासदा, सुनीता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, बहुत सारे नाम हैं। दीपिका है जो तीरंदाजी में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है। तो धोनी, तो इसलिए इनको झारखंड सरकार चाहती है कि उनका चेहरा सामने रहे, क्योंकि हमारे सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पोर्ट्स को लेकर बहुत काम किया है। उन्होंने पोटो हो खेल योजना लॉन्च की है, एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं उनको एक सरकारी प्लेटफॉर्म मिले। और हर डिस्ट्रिक्ट में ना खेल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। और जो लोग इंटरनेशनल ये में जा रहे हैं और जो कोई बड़ा सम्मान पुरस्कार ला रहे हैं, गोल्ड या ब्रोंज या सिल्वर, तो ऐसे कोच को भी वो बड़ी राशि दे रहे हैं, 10 लाख या उससे ऊपर तो राशि दे रहे हैं। और सारे खिलाड़ियों को 25 लाख और भी कम या ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि उनको इनकरेज कर सके स्पोर्ट्स में वो और आगे बढ़े। इसलिए धोनी को यहाँ लाना झारखंड सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। लॉट ऑफ फोकस ऑन स्पोर्ट्स। इन द एंड लेट मी आस्क यू अबाउट योर राइटिंग, बिकॉज आज मैंने रांची में किसी से बात की, तो जब मैंने आपका नाम लिया, ही सेड वी ऑल नो हर एज अ राइटर. You are known as a writer across the state. Do you get time now to write because Parliament है, दिल्ली आना है, busy है, politics है, और what's now on your plate? मैं अपने आप को एक राइटर ही मानती हूँ अभी भी, भले ही राजनीति में आ गई हूँ। और मेरा नॉवेल का काम चल रहा है। पहले के जो नॉवेल्स हैं वो कई यूनिवर्सिटीज़ में भी उसमें MPhil PhD डिलीट हो चुका है, देश में विदेश में भी वो सिलेबस में है, सापिenza यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में, इटली में। तो इस तरह से है, तो राइटिंग मेरा पैशन है। तो मैं समय निकाल के थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ। एक नॉवेल फ्लोर पे है जो कंप्लीट लगभग हो चुका है, थोड़ा सा के लिए मैं रोक के रखी हूँ। पब्लिशर का भी प्रेशर है कि जल्दी दीजिए। तो और फिर जो छोटी छोटी चीज़ें, टाइम कैसे निकालती हैं आप, क्योंकि आप दिल्ली आती है, पार्लियामेंट जाती है? कहावत है ना कि बिजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड लेजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर नथिंग। तो मैं अपने आप को बिजी पर्सन के रूप में रखना चाहती हूँ। और मैं थोड़ा बहुत निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले जैसे बहुत टाइम देती थी तो जल्दी जल्दी बुक्स आते थे और जल्दी जल्दी मैं लिखती थी। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैच्योरिटी आई है। अब लिखते हुए ऐसा लगता है कि मुझे लैंग्वेज और फिर बहुत सारी चीज़ें, चूँकि विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन रही थी, तो महिलाओं की साइकोलॉजी और समाज की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ। फेस देखकर भी मैं समझ जाती हूँ कि अभी अगला क्या बोलने वाले हैं क्या। तो इस तरह से मुझे फ़ायदा ही हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम करके। एक तो अपनी पार्टी में भी मैं विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही, तो महिलाओं से बहुत मिलने का मौका मिला, ट्राइबल से लेके हर जाति धर्म के, क्योंकि झारखंड एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पे माइंस भी बहुत हैं। तो वहाँ पे पूरे देश के लोग आके रहते हैं, इवन फॉरेन से भी लोग आते हैं। तो इतने लोगों के प्रॉब्लम्स मैंने विमेंस कमीशन में रहते हुए सॉल्व किया। और ट्राइबल लड़कियाँ भी जो विभिन्न जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, ऐसी महिलाओं से भी इंटरेक्शन का मौका मिला, लोगों से भी। तो वो सब अनुभव जो है ना, वो लेखन में मुझे काफ़ी फ़ायदा देता है। मेरे पास 16 डायरियाँ भरी हुई हैं विमेंस कमीशन के अनुभव। सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप अपना नॉवल का तो प्लॉट ले रही हैं। नॉवल में भी, और मैं एक नॉन फिक्शन की बुक भी लिख रही हूँ ताकि वुमेन स्टडीज़ में वो काम आए। महिलाओं के लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या करने से क्या उसका परिणाम होता है। तो यूनिक टाइप के केसेस को मैं नोट करके रखी हूँ। 16 डायरियाँ भरी हुई हैं। 16? अब उसको अच्छे से मैं बहुत सारा लिख भी ली हूँ, लेकिन अभी भी उसको ठीक से करके टाइम की कमी की वजह से थोड़ा स्लो हो गई हूँ। लेकिन वो दोनों किताबें बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी तो
अच्छा रहेगा। हालांकि जैसे अभी भी मैं साहित्य अकेडमी वगैरह मुझे बुलाते रहते हैं लिटरेचर के प्रोग्राम्स में, कुछ पोइट्री वगैरह पे भी काम करती रहती हूँ। अभी हाल में शशि थरूर जी की एक किताब जो संविधान पे आई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस किताब का हिंदी अनुवाद हुआ, तो मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर में मैं ही उस पर मुख्य वक्ता थी। शशि थरूर जी के साथ उस किताब का लॉन्च किया, मैं ही थी उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, साहित्य अकेडमी और इस तरह की जो भी साहित्य, अभी राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य अकेडमी ने किया था। तो 3 दिन मैं राष्ट्रपति भवन के ही अंदर रह के उस प्रोग्राम को अटेंड किया। एज अ राइटर मुझे इनवाइट किया गया। अगर एज अ पॉलिटिशियन इनवाइट किया जाता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। एज अ राइटर मैं वहाँ गई और उस So that is what you're passionate about. वो दिख रहा है. All the best. We look forward to those books coming out, both the novel as well as one the novel and one non-fiction. One novel and one non-fiction. We look forward to it. All the best for that. And thank you so much for joining us here on Statesman. Thank you so Thank you. That's it then on this episode of the Statesman Talk. Do let us know what you thought of this episode. Don't forget to post your comments and do like and share this episode as well.